लाइव स्टार्ट हो गया। हाँ जी, अगेन गुड इवनिंग। तो गलती से जो जीके फर्स्ट पेपर जो चल रही थी उस वाली क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो ये फाउंडेशन वाला जो बैच है और फर्स्ट ग्रेड वाला जो पार्ट है आपका, यानी जिसमें जनरली हम ज्योग्राफी की जो कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, यानी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होकर कंप्लीट ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो गलती से वो जीके वाला जो पार्ट बचा हुआ था वो फिजिकल डिवीजन वाला चल रहा था। तो स्टार्ट करते हैं वापस से अपन। तो लास्ट में अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, जिसके बारे में निर्माण के बारे में अपनी बात हुई थी कि इसका जो नाम है ये थार डेजर्ट है। इसका निर्माण काल मुख्यतः ट्रसेरी एज है। ट्रसेरी काल है। और ये मुख्यतः टेथिस सी में बना हुआ है, अर्थात टेथिस सागर में निर्मित। तो इंट्रोडक्शन अपना इसके ट्रिपल टी के साथ स्टार्ट हुआ था कि थार डेजर्ट ट्रसेरी काल में टेथिस सागर में निर्मित है। इसके बाद में हमने इसमें कुछ डिटेल्स को कवर किया था, जिसमें इसके एरिया के बारे में और कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में इसको क्या बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया था ग्रेट ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, इस फाउंडेशन वाली क्लास का टाइमिंग कल से अपन 1.5 घंटे रखेंगे, यानी टाइमिंग बढ़ाएंगे इसका लगभग 1.5 से 1.25 घंटे। तो इसमें हम कवर कर रहे थे कि जो ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया है वो राजस्थान के लिए यह पूरा वर्ल्ड वाइड थार डेजर्ट है, और ये पाकिस्तान के लिए किस नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान। तो इसमें एरिया और ये डिटेल अपने कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद में हम इसमें आ गए थे स्टडी वाले पार्ट में, यानी मरुस्थल का जो अध्ययन वाला पार्ट है। और अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जिसमें एक पार्ट आता है इसका एरिड डेजर्ट अर्थात शुष्क मरुस्थल, जिसको हमने राठी रीजन भी लिखा था क्योंकि इस क्षेत्र में राठी गाय पाली जाती है। दूसरा पार्ट सेमी एरिड डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। जैसे बांगड़ रीजन या बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। और इन दोनों में आपको यह अंतर बताया था, वर्षा की मात्रा जैसे एरिड में है वो 0 से 25 सेंटीमीटर है, सेमी एरिड में डबल होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। लेकिन जब ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, यानी क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की जो बात करें, तो ये वाला भाग है जो एरिड डेजर्ट वाला है, ये लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये थोड़ा बड़ा एरिया वाइज, भले ही वर्षा कम हो। और सामने वाला है 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी अपने कंप्लीट हो गए थे। फिर स्टार्ट किया था हमने एरिड डेजर्ट को अर्थात शुष्क मरुस्थल को। एरिड डेजर्ट वाले पार्ट को, शुष्क मरुस्थल वाले पार्ट को, जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला पार्ट, इसे अध्ययन की दृष्टि से शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा गया था। पुनः 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक पार्ट था बालुका स्तूप मुक्त, यानी जहां ड्यून्स नहीं पाए जाते, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश।
जिसको हम कहते हैं विदाउट सैंड ड्यून रीजन। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसके पीछे रीजन देखा था क्योंकि इस साइड में पत्थर टाइप का मरुस्थल यानी रॉकी डेजर्ट या पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, और इस पथरीले मरुस्थल के लिए एक ज्योग्राफिकल टर्म्स का यूज किया था अपन ने, हमादा। और इस हमादा के कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज मैंने आपको बताए थे कि जैसे विदाउट सैंड ड्यून का जो पार्ट है उसमें जैसलमेर, उसमें पोखरण, रामगढ़, लोधरवा, और एक जोधपुर का वो हिस्सा जो अब नया जिला बन चुका है फलोदी, और एक बाड़मेर का पार्ट। लगभग ये 65 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ एक क्षेत्र है जिसमें मैक्सिमम एरिया जैसलमेर की तरफ है। तो जैसलमेर की तरफ हमादा एरिया अधिक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसलमेर में केवल हमादा ही है, जैसलमेर का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आंसर होता है जैसलमेर। लेकिन जब चट्टानी मरुस्थल अर्थात हमादा की बात करते हैं, तो हमादा जिन 3 मेन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है उसमें एक बड़ा हिस्सा किसके पास है, जैसलमेर के पास। तो जब बालू का स्तूप मुक्त यानी हमादा की बात करेंगे तो भी आंसर जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है। तो उसमें दोनों कंडीशन ही ज्यादा मिलती हैं, हमादा भी अधिक है और ड्यून्स एरिया भी अधिक है। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की कुछ एक विशेषताएं थी, जिसमें लास्ट में हमने कहा था कि जो अवसादी चट्टाने हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क है और लाठी सीरीज, ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बची हुई थी। तो पहले वो कंप्लीट करते हैं बालू का स्तूप मुक्त वाले में। उसके बाद में उसका जो सेकेंड पार्ट, बालू का स्तूप युक्त वाला भाग यानी जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो फर्क इसमें मुक्त और युक्त का ही था, विदाउट सैंड ड्यून और विद सैंड ड्यून। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की विशेषताएं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की विशेषताएं। इसमें एक पॉइंट आता है आपका आकलवुड फॉसिल पार्क। तो इसमें लास्ट में जो टाइटल लिखा हुआ है फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म उद्यान। फॉसिल पार्क का हिंदी मीनिंग होता है जीवाश्म उद्यान। तो ये एक पार्क बना हुआ है जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर, यानी नेशनल डेजर्ट पार्क के अंदर। तो नेशनल डेजर्ट पार्क अपना कहाँ आता है, तो नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान के 2 बड़े जिलों में है, जिसका मैक्सिमम एरिया लगभग जैसलमेर में है और कुछ बचा हुआ जो भाग है वो बाड़मेर की तरफ। जैसे उसमें से वैसे जिले पूछे जाए तो दोनों ही आंसर होने चाहिए, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है जैसलमेर बाड़मेर दोनों ही दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो हिस्सा है उस हिस्से में हम जैसलमेर से जब बाड़मेर की तरफ चलते हैं तो इस रोड पे या हाईवे पे एक स्थान आता है आकल। तो जैसलमेर के उस आकल वाले एरिया के अंदर, तो ये आकल स्थान का नाम है, वहां पे लकड़ी के या वुड के पुराने जीवाश्म रखे हुए हैं। तो वुड फॉसिल्स हैं, लकड़ी के जीवाश्म है, और ये एक पार्क में रखे हुए हैं। इस कारण इसको कॉन्सेप्ट क्या दिया, वुड फॉसिल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो वुड फॉसिल पार्क ये वाला जो पार्ट है, तो एक तो सामान्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाए फॉसिल पार्क में किसके फॉसिल्स हैं, तो आंसर रहेगा वुड के। अब आप कई बार सुनते हो कि सर हमने सुना डायनासोर, तो ये डायनासोर काल के हैं। डायनासोर काल किस समय, जुरासिक एज। जो हॉलीवुड की मूवीज आती हैं आपके जुरासिक पार्क के नाम से, तो वो जुरासिक पार्क इसलिए है क्योंकि जुरासिक अपने आप में एक एज रहा हुआ है जिस समय पृथ्वी के ऊपर जो बड़े लिजार्ड यानी बड़ी छिपकलियां थी। तो डायनासोर है वो लिजार्ड का एग्जाम्पल है, छिपकली का एग्जाम्पल है। तो विशालकाय जो छिपकलियां थी वो डायनासोर थे। अब तो दीवारों पे उनके वंशज जो हैं
या उनकी आगे वाली जो पीढ़ी है वो छोटी छोटी रह गई हैं। तो इसमें एक तो अपने को ध्यान रखना है कि आकलवुड फॉसिल पार्क है कहाँ स्थित है। तो इसकी लोकेशन या स्थिति है जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके बाद में लोकेशन के बाद वाला जो पॉइंट आता है इसमें, राष्ट्रीय मरु उद्यान के बाद वाली जो स्थिति है वो इसके टाइम पीरियड के बारे में पूछ लिया जाता है कि जीवाश्म का काल क्या है। तो इनका जो जीवाश्म काल है, फॉसिल का जो टाइम पीरियड है वो है जुरासिक काल के, जुरासिक एज या जुरासिक काल। जुरासिक एज जो लगभग अब से 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व। फिर नोट या विशेष, तो नोट या विशेष में हम बात करें तो ये भारत या राजस्थान में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। तो पहले तो लिखने में इनको वैसे विश्व के प्राचीनतम जीवाश्म लिखते थे, लेकिन बीच में अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन यानी जो दक्षिणी अमेरिका में, जहां सेलवास फॉरेस्ट है, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका वाला पार्ट है, दक्षिणी अमेरिका वाले पार्ट में एंडीज माउंटेन से और अटलांटिक महासागर की ओर आने वाली प्रमुख नदी है अटलांटिक महासागर की ओर अमेजन। ये मुख्यतः 0 डिग्री के पास में है, तो यहाँ पे उच्च तापमान रहता है, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे उच्च आर्द्रता होती है और अधिक वर्षा होती है। इस कारण ये बड़ी नदी है। इसको विश्व की लार्जेस्ट रिवर का दर्जा प्राप्त है। लार्जेस्ट का मीनिंग होता है जिसमें पानी ज्यादा है। एक होती है लॉन्गेस्ट यानी जिसकी लंबाई ज्यादा है। तो लंबी नदी तो अपने नाइल अर्थात नील नदी है अफ्रीका वाली, जबकि बड़ी नदी, बड़ी का मीनिंग है जिसमें वाटर प्रेजेंस ज्यादा हो, जिसका कैचमेंट एरिया ज्यादा हो, तो वो बड़ी नदी है अमेजन। तो इस अमेजन के अंदर कुछ लकड़ी के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनको बीच में दावा किया था कि ये विश्व में प्राचीनतम है। हालांकि वो दावा सही है या नहीं है उसके बारे में ज्यादा कुछ आया नहीं, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए हो सकता है कि वो सही हो। तो इस कारण अब आजकल इनको लिखने लग गए हैं कि आकलवुड फॉसिल पार्क में जो वुड फॉसिल्स हैं ये इंडिया और राजस्थान में ओल्डेस्ट अर्थात प्राचीनतम है। तो ये 2-3 फैक्ट इसमें एग्जाम में दिए जा सकते हैं कि आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है, या अभ्यारण्य के तौर पे आए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित। तो इसका मीनिंग है नेशनल डेजर्ट पार्क में जैसलमेर वाले हिस्से में है, क्योंकि आकल लोकेशन वहीं आती है जैसलमेर में। फिर इनका जो जीवाश्म काल है यानी वुड फॉसिल्स हैं ये कितने पुराने हैं, तो जुरासिक एज के हैं। और ये फैक्ट भी पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट एग्जाम में पूछ लिया था आपके कि कितने करोड़ वर्ष पुराने, तो करोड़ में आए तो 18 करोड़, मिलियन ईयर में आए तो करोड़ में 10 से गुणा कर दिया करो, मिलियन ईयर आ जाएगा, 180 मिलियन वर्ष पूर्व। और फिर विशेष बात जो थी ये मैंने बता दी, भारत या राजस्थान में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें अवसादी चट्टान है। तो पश्चिमी राजस्थान में जहां ये टेथिस सी का पार्ट था, डेजर्ट वाला हिस्सा, ये जो टेथिस सी का जो पार्ट था, इसी पार्ट में हिमालय की ओर से आने वाली जो सरस्वती नदी है उसने सेडिमेंट या अवसादों को डाल के, मोटी मिट्टी को डाल के यहाँ जमाव किया है। तो मिट्टी के जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कहते हैं सैंड, सैंड पार्टिकल अर्थात रेत। तो जब ये सैंड पार्टिकल्स धीरे धीरे जमना स्टार्ट करते हैं तो इनके लिथिफिकेशन से या दबाव से, सिली भवन की क्रिया से, मुख्यतः जो नीचे की जो चट्टानें कठोर हो जाती हैं
अर्थात जिनसे सैंडस्टोन बन जाता है, बलुआ पत्थर। सैंडस्टोन अर्थात बलुआ पत्थर, क्योंकि रेत है, इसके मोटे कण के आधार पर इसको बालू भी कहते हैं, और इससे बनने वाली जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं बलुई मिट्टी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रेत या बालू रेत, तो बालू रेत इसलिए क्योंकि बलुआ पत्थर से बनी होती है, मोटे पार्टिकल से बनी होती है, तो इनके जमने से ये वापस स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, सैंडस्टोन अर्थात बलुआ पत्थर। तो ये जो बलुआ पत्थर है ये भी मुख्यतः सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है, और इसी टेथीस सागर के अंदर कुछ इस प्रकार के जीव रहे हैं जिनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परवाल, जैसे समुद्रों में एक जीव पाया जाता है कोरल या परवाल, तो परवाल का जो भोजन या मुख्यतः उसकी बॉडी में जो मात्रा होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ज्यादा होती है। अब जैसे उस जीव की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद में उसके ऊपर की जो खोल वगैरह है वो समाप्त हो जाती है, अंदर का जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जम जाता है। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान के अधिकांश हिस्से में, वैसे भी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा टेथीस सागर का पार्टी है, क्योंकि अपना 61% डेजर्ट है वो टेथीस सागर में बना हुआ है, पूर्वी मैदानी भाग है 23%, वो हमारा टेथीस सागर में बना हुआ है। तो इसका मीनिंग 61 और 23% अगर देखें तो टोटल 84%। और राजस्थान में जब चूना पत्थर के बारे में पढ़ते हैं तो चूना पत्थर के बारे में भी ऐसा ही सुनने को मिलता है, जैसे पुराने 33 जिलों के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 33 जिलों में से 25 जिलों में चूना पत्थर भंडारित है, यानी लगभग राजस्थान का अधिकांश भाग ही आ गया, लगभग 8 जिले बचे हैं। तो मीनिंग हुआ कि राजस्थान का जो अधिकांश हिस्सा जो है वो टेथीस सी से बना हुआ है, और टेथीस सी में क्या पाए जाते हैं, समुद्र या सागरों में क्या पाए जाते हैं, परवाल पाए जाते हैं, और परवालों की जो बॉडी या शरीर है उसके अंदर चूना पत्थर होता है। तो ये चूना पत्थर भी अपने आप में कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान। तो इस तरीके से आपको अगर याद नहीं हो कि किस तरीके से बना, ये छोड़ो, आप 2 शब्द याद रखना, मुख्यतः यहाँ बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, मीनिंग सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन रॉक्स आर फाउंड हियर। तो अवसादी चट्टान वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। एक तो बलुआ पत्थर हो गया, सैंडस्टोन, जो सैंड पार्टिकल्स के जमने से धीरे धीरे इनके कठोर होने से ये चट्टानें बनी हैं, सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर। इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो चूना पत्थर। चूना पत्थर या जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है जलपट्टी। जिसको हम वाटर बेल्ट भी कह देते हैं, और जलपट्टी वाले इसी पार्ट को लाठी सीरीज भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन मुख्यतः इस शब्द से ज्यादा आता है, लाठी सीरीज। तो जलपट्टी या लाठी सीरीज, यह कहा जाता है कि हिमालय से आने वाली जो सरस्वती नदी है वो पहले मुख्यतः राजस्थान के ईस्ट की तरफ, जिस साइड में यमुना और जो गंगा रिवर है उन्हीं के साथ संगम किया करती थी प्रयागराज की ओर। तो जैसे भी आज हमारे महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो वो स्थान प्रयागराज या इलाहाबाद। तो वैसे भी प्रयाग हम कहते हैं गंगा और यमुना के संगम को। हालांकि उस संगम को जब भी हम बोलते हैं तो पूरा जब नाम लेते हैं तो तीसरा शब्द अपने आप निकलता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो वहां से वो सरस्वती नदी धीरे धीरे, कहा जाता है उसने मार्ग, उसका पौराणिक कथाओं में तो कहा जाता है नदी को शापित नदी हो गई थी, उसको श्राप दे दिया था, इस कारण वो नदी इस साइड में संगम में नहीं आकर डाइवर्ट हो गई थी। बाकी ज्योग्राफी ये मानती है चट्टाने हैं या प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं, उसके कारण उसका जो मार्ग है वो धीरे धीरे हरियाणा का जो उत्तरी भाग आता है अंबाला, वहां ये मैदानी भाग थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लग गया, मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन चट्टानों के प्रेशर या दबाव के कारण। और जब ये मैदानी भाग अगर ऊपर उठने लग जाएगा तो नदी अपने मार्ग को डाइवर्ट करेगी,
क्योंकि नदी ऊंचे भाग पर नहीं आ सकती, तो धीरे धीरे डाइवर्ट होकर राजस्थान की ओर। फिर राजस्थान का जो पश्चिमी उपजाऊ मैदानी भाग बना वो सरस्वती का मैदान। लेकिन कहा जाता है फिर हिमालय से जो ग्लेशियर्स शिवालिक हिमालय वाले थे वो धीरे धीरे मेल्ट हो गए, समाप्त हो गए। तो समाप्त होने का मीनिंग है नदी का सोर्स समाप्त हो गया, और नदी का सोर्स समाप्त हो जाएगा तो नदी धीरे धीरे बहना बंद कर देगी। तो यही नदी है जो राजस्थान के पश्चिम में डेजर्ट के अंदर एक विशालकाय नदी के रूप में, जिसको पहले मरुस्थल के अंदर या पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान के सोरो या दुख या शोक के रूप में कहा जाता है। जनरली वो नदियां दुख होती हैं, वो नदियां शोक होती हैं, वो नदियां सोरो होती हैं उस एरिया के लिए जहां पे वो फ्लड या बाढ़ लेकर आती है। तो राजस्थान के शोक या सोरो ऑफ राजस्थान के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो आंसर होता है सरस्वती नदी। अब सोरो या दुख इस बात का है कि नदी में पानी नहीं है, और पहले दुख इस बात का था कि पानी के कारण लोग मर जाते हैं। तो ये वही सरस्वती है। कहा जाता है इसी सरस्वती नदी का जो पानी है वो जैसलमेर के पास में चट्टानों के अंदर, क्योंकि इस साइड में जिप्सम चट्टाने भी पाई जाती हैं, वो जिप्सम चट्टाने क्या करते हैं, पानी को नीचे नहीं बैठने देती। इसका मीनिंग पानी ऊपर होल्ड है, बाकी एरिया में पानी काफी ज्यादा डीप में बैठ गया है, यानी इतने डीप में जिसको फाइंड आउट करना भी मुश्किल है। तो अभी कुछ समय पहले अपने डेनमार्क के साथ इंडिया ने और राजस्थान के द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलकर चलाया जा रहा है जिसमें सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें हालांकि बहुत सारे प्रयास हुए हैं, लेकिन फाइनली कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है जो ऑथेंटिसिटी के साथ ये बता पाए हाँ वास्तव में ये सरस्वती नदी का एरिया था। लेकिन जिन एरियाज में पश्चिमी राजस्थान में पानी निकल रहा है, लेकिन जैसे कि कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बाड़मेर में ड्रिलिंग कर रहे थे और अचानक जो ड्रिलिंग मशीन है वहां ब्लास्ट का मीनिंग है जमीन फटी और तुरंत पानी निकलने लग गया। लगभग 2 से 3 दिन पानी निकला, और फिर अनुमान लगाए लोगों ने कि ये क्या है। तो लोग अपने अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे थे कि धरती पर पाप बढ़ गए हैं, अब जमीन फटेगी, सब समा जाएंगे। तो उसमें जनरली ये कह सकते हैं कि जो चट्टानी भाग है उन चट्टानी भागों में कहीं ना कहीं वो पानी उसका प्रेशर बना हुआ था। जैसे कई बार आप देखो नारियल, तो नारियल के अंदर जो पानी है उस पानी का प्रेशर बना हुआ रहता है, जैसे ही नारियल वाला उसको काटता है तो कई बार वो पानी बाहर निकलता है। तो सेम उसी तरीके से पानी का प्रेशर बना हुआ था, और जैसे ड्रिलिंग के उस हिस्से को तोड़ा चट्टानों से तो प्रेशर के साथ वो लगभग 2 से 3 दिन वो पानी वहां से निकलता रहा। तो उसी तरीके से यहां जैसलमेर में लाठी और एक स्थान और आता है चांदन, जिसको लिखने में कई जगह ज्योग्राफी में चांदन भी लिख देते हैं। तो ये चांदन जो है और जो लाठी है, इन एरियाज के पास में सरस्वती नदी का जो पानी है वो कहा जाता है अच्छा भंडारण है। उसी को लाठी वाले एरिया में वो कंटिन्यूस फैला हुआ है पानी, इस कारण उसको लाठी सीरीज कहा गया है। जैसे आपके मैथ्स में हम कहें कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो आप कहोगे सर ये 2 का नंबर सीरीज है, इसका मीनिंग 2 आ गए, उसके बाद 4 आ गया, फिर 6 आ गया। तो वैसे लाठी गांव में पानी का एक बेल्ट है कंटिन्यूस, उसको हम कहते हैं लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज वाले पार्ट में एक तो जैसलमेर का पोखरण और दूसरा मोहनगढ़। पोखरण और एक पार्ट है मोहनगढ़। पोखरण मोहनगढ़ के बीच जो डिस्टेंस है वो तो खूब है, लेकिन उसमें पानी उपस्थित है वो उसकी बात करेंगे अपन जलपट्टी की। जलपट्टी यानी लाठी सीरीज। तो ये जो लाठी सीरीज वाला पार्ट है ये है अप्रोक्सीमेट 60 किलोमीटर। तो राजस्थान में जो जलपट्टी या लाठी सीरीज है वो लगभग कितनी है? 60 किलोमीटर। कौन से जिले में है? जैसलमेर। कौन से स्थानों के बीच में है? पोखरण मोहनगढ़। तो ये तो मेन लोकेशन है पोखरण मोहनगढ़। मेन लोकेशन का मीनिंग है जो 2 मेन पॉइंट है जिनके बीच में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन उनमें पानी की उपस्थिति है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 60 किलोमीटर। और इसमें जो ट्यूबवेल बने हुए हैं, जो नलकूप बने हुए, नलकूप तो हालांकि ऐसा ही होता है लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा हेडपंप टाइप शेप में बना देते हैं। हालांकि हेडपंप बनाते ही अपने सन्नी पाजी हैं वो आ जाते हैं और तुरंत उखाड़ लेते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान वालों को देख के उखाड़ते हैं। तो ये है चांदन की तरफ के नलकूप।
अब चांदन जो है वहां नलकूप अधिक बने हुए हैं, ट्यूबवेल्स अधिक बने हुए हैं, तो वहां ट्यूबवेल से पानी का उपयोग अधिक होता है। जैसे हम घर में पानी का उपयोग ज्यादातर कहां से करते हैं? मटके से, घड़े से, यानी जो घरेलू उपयोग में पानी काम में लेते हैं। कुछ तो अपने जमीन के अंदर टैंक बना लेते हैं, और कुछ घरेलू जो उपयोग होता है पीने में, खाने में, वो मटके से यूज करते हैं, घड़े से यूज करते हैं। तो कहा जाता है कि चांदन की ओर ट्यूबवेल ज्यादा है। तो चांदन मरुस्थल के लिए वैसे ही गढ़ा बोला गया है, क्योंकि यहां से पानी का यूटिलाइज ज्यादा होगा अगर वहां पे ट्यूबवेल ज्यादा है तो इसको टाइटल मिला हुआ है। इसको अपन एक कह सकते हैं कथन या एक वाक्यांश के तौर पे चांदन को दर्जा मिला हुआ है, थार का घड़ा, पोर्ट ऑफ थार। तो मरुस्थल में थार का घड़ा किसको कहा गया है? चांदन के नलकूपों को, पोर्ट ऑफ थार। थार का घड़ा। फिर इसी क्षेत्र में मुख्यतः जलपट्टी के ऊपर वाले एरिया में एक घास पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेवन ग्रास। यह सेवन ग्रास वाला जो पार्ट है, इसमें मुख्यतः गोडाउन पक्षी जो है वो शरण लेता है। इस कारण इसको गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। अब ये घास काफी ज्यादा पौष्टिक होती है और इस क्षेत्र में दुधारू पशुओं को खिला दी जाती है। दुधारू पशु यानी जो दूध देते हैं वो पशु, जिनको मिल्च एनिमल कहा जाता है। मिल्च एनिमल, मिल्क एनिमल मत लिख देना यहाँ, और दूध देख के कहीं मिल्क लिख दें, मिल्क एनिमल, तो ये मिल्च एनिमल के रूप में दुधारू पशु। इन दुधारू पशुओं को जब पता चला स्थानीय लोगों को इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, तो इन पशुओं को खिला दी गई। तो गोडाउन की शरण स्थली धीरे धीरे समाप्त हो गई, तो गोडाउन ने शरण लेना, अंडे देना, यानी अपने आगे वंश बढ़ाना बंद कर दिया। अब ये गोडाउन वर्तमान में इंडिया में 200 से भी कम बचे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि राजस्थान में 150 के आसपास है। और आजकल अपने जो गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए हैं, पश्चिमी राजस्थान में है, जैसलमेर में 2। तो इन ब्रीडिंग सेंटर से, कृत्रिम ब्रीडिंग सेंटर में इनके अंडों को संरक्षित किया जाता है, और बाद में उनसे टाइम टू टाइम संरक्षण से चूजे भी निकलते हैं। तो न्यूज़पेपर में आता है कई बार गोडाउन के अंडों से 3 चूजे निकले, 5 चूजे निकले। तो इसका मीनिंग है गोडाउन की शरण स्थली कभी क्या हुआ करती थी? सेवन घास। हालांकि काजरी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही है इसके प्राकृतिक शरण स्थली को बढ़ाने का, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वेजिटेशन या वनस्पति को लेकर सबसे ज्यादा रिसर्च किसके होते हैं? वो रिसर्च होते हैं काजरी के। वहां ऐसी फसलों को बोना जो कम पानी में सर्वाइव कर पाए, ऐसी ग्रासेज और घासों को बोना जो कम पानी में सर्वाइव कर पाए। तो ये वाला जो पार्ट है गोडावण के शरण स्थली, तो गोडावण की शरण स्थली यानी सेवन ग्रास। तो इसमें जितने भी आपके पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे चांदन नलकूप कहां स्थित है? तो आंसर रहेगा जैसलमेर। राजस्थान में जलपट्टी कहां स्थित है? जैसलमेर। सेवन घास मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जैसलमेर। गोडावण की शरण स्थली किसको कहा जाता है? तो गोडावण की शरण स्थली सेवन ग्रास को। तो गोडावण भी सर्वाधिक शरण स्थली वाले एरिया में अर्थात जैसलमेर की ओर अधिक है। तो ये अपना जो एरिड डेजर्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो कंप्लीट हो गई। एक तो आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क। दूसरा अवसादी चट्टाने, और उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमने कवर किया है जलपट्टी या लाठी सीरीज। अब ये लाठी सीरीज के बारे में अभी लगभग 6-7 साल पहले न्यूज में ये था। आपने बाड़मेर सांचौर नाम सुना होगा। तो बाड़मेर सांचौर एक पेट्रोलियम जोन है जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडारित है।
तो बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर जो पेट्रोलियम ड्रिलिंग की जा रही थी, उस पेट्रोलियम ड्रिलिंग में काफी डीप में पानी मिला है। तो उसमें यह माना जा रहा है कि इस साइड में जो सरस्वती नदी कभी पश्चिमी राजस्थान से जो बही है, यानी इसका जो फ्लो एरिया है, उसमें से आंतरिक भागों में चट्टानों में से कुछ पार्ट इसका डाइवर्ट होके इधर भी आया है। और ये डाइवर्ट होने से जो पानी आया इधर, वो काफी ज्यादा डीप में जमा हो चुका है, जिसमें बाड़मेर का एक स्थान तो इसमें बताया गया है बायतू। बायतू जो वर्तमान बालोतरा में है। बालोतरा। तो इसमें जो जिन स्टूडेंट के पास नई वाली बुक है उसमें गलती से ब्रैकेट में बाड़मेरी है, तो उसको काटना मत, उसमें नीचे एरो करके आप लिख देना वर्तमान बालोतरा। बाई चांस बालोतरा नहीं है तो फिर बाड़मेरी ठीक होगा। तो बायतू बाड़मेर यानी वर्तमान बालोतरा से लेकर, और ये जालोर की तरफ जो एरिया हमने अभी ऊपर लिखा है सांचौर, तो सांचौर बीच में तो एक नया जिला बन गया था, लेकिन अब सांचौर वापस क्या है, सांचौर वापस जालोर ही है। तो बायतू से लेकर सांचौर के बीच में एक राजस्थान में दूसरी जलपट्टी खोजी गई। तो न्यूज़पेपर में था ये, हालांकि किसी ऑथेंटिक बुक ने अभी तक इसको लिखा नहीं है। उसमें लिखा गया था राजस्थान में दूसरी जलपट्टी यानी जैसलमेर के लाठी सीरीज एरिया की तरह बायतू और सांचौर के बीच में मिली राजस्थान की दूसरी जलपट्टी। तो बाई चांस ऐसा कोई टाइटल एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन के रूप में कि राजस्थान में सेकंड वाटर बेल्ट के प्रमाण कहां से मिले, तो जिलों के तौर पे या तो बालोतरा आ जाएगा, बालोतरा नहीं रहेगा तो बाड़मेर से जालोर की तरफ, और स्थानों के नाम आए तब आंसर रहेगा बायतू से लेके सांचौर के बीच में। तो ये वाला पार्ट अपना जो एरिड डेजर्ट या वाला जो पार्ट चल रहा था, उसमें बालूका स्तूप मुक्त एरिया अपना कंप्लीट हो गया है। तो ये तो लगभग अपन कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में, लेकिन आज हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को कवर किया है। अब दूसरा भाग आता है इसमें, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश विद सैंड ड्यून रीजन। तो ये जो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है, इसमें सबसे पहले तो अगर बालूका स्तूप है, सैंड ड्यून्स यहां पर हैं, तो इनका मीनिंग क्या होगा। बालूका स्तूप का मीनिंग या अर्थ क्या होगा। तो हम किसी रेत के टीले के ऊपर अगर बैठे रहें और वहां बैठ के फिर सोचें कि बालूका स्तूप कैसे बना होगा, तो सामान्य सी बात है, दिमाग में धीरे धीरे चीजें आएंगी अपने की, हवा चली होगी कभी, और उस हवा के साथ मिट्टी या जो सोइल पार्टिकल्स हैं, वो सोइल पार्टिकल्स आए हैं, और जैसे ही हवा की स्पीड धीमी हुई है, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे जमने लग गए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, जमाव किया जाता है, तो बनने वाली स्थलाकृतियों को क्या कहेंगे, बालू का स्तूप। तो पवन वैसे कार्य कई सारे करती है, जैसे एक तो मिट्टी को काटना, तो काटने वाला तो इरोजन में काउंट होता है, अपर्दन में काउंट होता है। दूसरा, काटने के बाद उस मिट्टी को उड़ा के लेके जाना, जिसको आप गर्मियों में क्या बोलते हो, आंधी। और जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है हवा की, या सामने कोई अवरोध आता है, तो आंधी के साथ उड़ने वाली वो मिट्टी है, वो अपने घरों की दीवारों से भी टकरा टकरा के अपने घरों में भी जमा होती है। और ऐसा जमाव ये सोचो मरुस्थल में करोड़ों वर्षों से हो रहा है। तो इसका मीनिंग है कि वहां मिट्टी धीरे धीरे ये ड्यून्स के रूप में नहीं, स्तूप के रूप में, टिल्लों के रूप में जमा हो गई, और इसके पार्टिकल मोटे हैं। तो जैसे मिट्टी में बारीक पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं क्ले पार्टिकल, थोड़ा मोटा होता है उसको कहते हैं सिल्ट, सिल्ट से मोटा होता है उसको कहते हैं सैंड, सैंड का मीनिंग होता है रेत या बालू। तो इसका मीनिंग है मोटी मिट्टी है, इसका इसको कहते हैं बलुई मिट्टी, और इससे बनने वाला बालू का स्तूप है उसको कहते हैं बालू का स्तूप। तो ये बालू का इसलिए क्योंकि उसका पार्टिकल मोटा है, और स्तूप का मीनिंग तो आपको पता है टीला होता है। तो बालू का स्तूप का अर्थ क्या है, जब पवन के द्वारा, यानी दो तीन कीवर्ड आपको याद रखने हैं, कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, निक्षेपण यानी जमाव, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है,
इसका मीनिंग है व्हेन द विंड्स डिपॉजिट ऑफ सॉइल। तो विंड्स के साथ सॉइल, और सॉइल का क्या होना चाहिए, डिपोजिशन या डिपॉजिट करे। डिपॉजिट करने पर इस तरीके से रेत के टीले या बालू का स्तूप बनते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं ये बनती हैं, इसको कहते हैं बालू का स्तूप। तो इसको डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, तो इन शब्दों का ध्यान रखना है अपने को। और एग्जामिनर यही पूछता आजकल एग्जाम में कि पवन की कौन सी क्रिया से बालू का स्तूप बनता है। हम रट के जाते हैं कि पवन जब मिट्टी जमा करती है, तो वो जमा का दूसरा शब्द जो ज्योग्राफिकल टर्म है निक्षेपण, डिपोजिशन, वो याद रखिएगा कि पवन की किस क्रिया से बालू का स्तूप बनते हैं, अपर्दन क्रिया से, परिवहन क्रिया से, या निक्षेपण क्रिया से। तो अपर्दन तो कटाव करेगा, जबकि परिवहन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाएगा। निक्षेपण है, डिपोजिशन है, वो ड्यून्स बनाएगा। तो इसका मीनिंग निक्षेपण क्रिया से बनते हैं। तो आंसर ये रहेगा निक्षेपण। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बालू का स्तूप की, कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, जमाव किया जाता है, तो बनने वाली संरचना को बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर अपने से पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक वहां पर है जहां सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है, लार्जेस्ट डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट जो है। तो सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो ये मैंने लास्ट में भी बताया था कि जैसलमेर काफी बड़ा है, उसमें जितना हमादा है, और बाकी पड़ोसी जिलों में हमादा काफी कम है, तो हमादा भी वहां पे ज्यादा है। लेकिन बचा हुआ जो जैसलमेर है, उसमें बालू का स्तूप भी इतने ज्यादा है कि वो अपने निकटतम किसी जिले से अधिक है। तो इसका मीनिंग है उसमें बालू का स्तूप अधिक वाली कंडीशन भी अधिक है, और हमादा वाली कंडीशन भी अधिक है। तो दोनों कंडीशन एक जिले के पास हो सकती है। तो कई बार ये लगता है कि वहां तो हमादा अधिक था, तो हमादा हमादा के एरिया में रहता है, और विदाउट सैंड एरिया बालू का स्तूप मुक्त एरिया बालू का स्तूप मुक्त। और ऐसा नहीं है कि हमादा वाले एरिया में एक भी रेत का टीला नहीं होता, मिला जुला स्वरूप होता है। कुछ जगह मिट्टी जमा होती है, कुछ जगह चट्टानी भाग है, फिर कुछ जगह मिट्टी है, फिर कुछ जगह चट्टानी भाग है। तो इसके बाद में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर। और इसके बाद में हम एक कॉन्सेप्ट इसमें यह देखते हैं कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप, तो सभी प्रकार के बालू का स्तूपों के एग्जाम्पल जनरली कहा जाता है जोधपुर के आसपास है। तो ये एक फैक्ट आता है कि ऑल टाइप सैंड ड्यून आर फाउंड इन जैसलमेर, सॉरी जोधपुर। तो जैसलमेर में मैक्सिमम ड्यून्स, और जोधपुर में ऑल टाइप ड्यून्स। ऑल टाइप यानी सारे प्रकार, भले ही जोधपुर में ज्यादा नहीं है, लेकिन सभी प्रकार मिलेंगे वहां पर। तो इसमें सर्वाधिक जैसलमेर, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। अब प्रकार की बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग किस किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। तो बालू का स्तूपों में एक पार्ट आता है अभी बालू का स्तूप के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। बालू का स्तूप के प्रकार। तो बालू का स्तूप के प्रकार में एक सबसे प्रमुख प्रकार आता है अपना बरखान। अब बरखान बालू का स्तूप है, किस प्रकार के होते हैं। तो बरखान बालू का स्तूप देखने में ये इस प्रकार के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, और ये विंड डायरेक्शन में ही बनते हैं, यानी पवन की दिशा में ही इसकी भुजा होती है इस तरीके से। तो विंड डायरेक्शन वाला जो भाग होता है ये वाला पवन सम्मुख, यानी जिसको कहते हैं विंडवर्ड साइड और एक लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड है पवन सम्मुख जो भाग है, पवन के सामने वाला या पवन सम्मुख भाग। वो होता है मुख्य उभरा हुआ भाग, जिसको हम कहते हैं उत्तर ढाल वाला।
जबकि इसके अपोजिट आगे वाला जो भाग है, जहां मुख्यतः ये धसा हुआ है, उसको कहते हैं पवन विमुख, यानी विंड्स के अपोजिट वाला पार्ट। वो अवतल ढाल होता है। तो उत्तल ढाल का मीनिंग, जैसे लेंस होते हैं अपने, ये उभरे हुए जो लेंस होते हैं इनको हम कहते हैं उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स स्लोप होता है विंड वाली साइड। उत्तल ढाल यानी कॉन्वेक्स स्लोप। और आगे वाला जो है, ये इस तरीके से जो दबे हुए लेंस आते हैं उनके प्रकार का ये पार्ट दिखाई दे रहा है। तो उस तरीके से इस वाले भाग को कहते हैं अवतल ढाल। तो ये भी कई बार डेफिनेशन में दे दिया जाता है कि पवन की दिशा में जो उत्तल ढाल और विमुख या अपोजिट डायरेक्शन में अवतल ढाल अर्थात कॉनकेव स्लोप, यानी अवतल ढाल के रूप में इन बालुकाई स्तूपों की जो भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये भुजाएं होती हैं लगभग 100 से 200 मीटर। गलती से इसको किलोमीटर मत पढ़ लेना। किलोमीटर अगर पढ़ लोगे तो 2-3 जिलों में केवल एक ही रेत का टीला बनेगा, बरखान। तो इसका मीनिंग 100 से 200 मीटर चौड़ाई में इसकी भुजा होती है, यानी भुजाओं की जो चौड़ाई है। फिर इस रेत के टीले की हाइट कितनी होती है, ऊंचाई, तो इसकी जो चौड़ाई है उसमें से एक एक जीरो हटा दो, यानी लगभग 10 से और 20 मीटर के आसपास। तो ये वाला पॉइंट है, ये तो चौड़ाई में लिखते हैं अपन, इसके विड्थ या चौड़ाई। जबकि इसकी हाइट या ऊंचाई वाला जो पार्ट है कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई होती है लगभग इसकी 10 से 20 मीटर। तो डेफिनेशन क्या होगी, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, तो ये इसमें के वर्ड होता है, ये ध्यान रखना। अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, सॉरी अर्ध शुष्क लिख दिया। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति अर्थात क्रिसेंट शेप में होता है, तो इस क्रिसेंट शेप या अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूप को हम क्या बोलेंगे, बरखान। तो मीनिंग ये हुआ कि हर बालू का स्तूप के अंदर सामान्यतः जो मिट्टी का जमाव है, वो मिट्टी का जमाव एक विशेष आकृति में होता है। और विशेष आकृति के कारण उसको क्या दिया जाता है, एक विशेष या स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। तो हर में आपको स्टार्टिंग तो यही करनी होगी कि पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव। अब जमाव कैसा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप होता है। जैसे इसमें जमाव हुआ है क्रिस्टियन शेप में अर्धचंद्राकार आकृति में, तो व्हेन द विंड्स डिपॉजिट ऑफ सॉइल इन क्रिस्टियन शेप देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज बरखान। जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, तो बनने वाली इस आकृति या स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बरखान कहते हैं। तो वो अर्धचंद्राकार या क्रिस्टियन शब्द है, उसको पकड़ के रखिए आप, वो कीवर्ड है इसका। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का शायद पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड का वो नहीं है, चलो मैं बोल देता हूं, टीम कर लेंगे कवर। जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको हमने बैचेज में सीक्वेंस वाइज जमाना स्टार्ट कर दिया है। तो एक दो बैच जो है उनमें तो कंप्लीट हो गया, अपने इस बैच में और कंप्लीट कर लेंगे जिसमें सीक्वेंस में रहे। तो बाई चांस आप एक दिन नहीं भी देख पाए तो नेक्स्ट डे वो सीक्वेंस इजीली देख पाए। तो आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। अब ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो विशेषता में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है और सर्वाधिक गतिशील। सर्वाधिक गतिशील अर्थात मोस्ट डायनेमिक।
मोस्ट डायनेमिक का मीनिंग है कि जैसे पश्चिमी राजस्थान से हवा चलती है तो ये अरावली की तरफ हवाओं के साथ तेजी से शिफ्ट होते हैं, और शिफ्ट होते होते ये हरियाणा बॉर्डर पे आता है शेखावाटी। तो ये शेखावाटी की तरफ आपको अधिक देखने को मिलते हैं। और इसमें भी एक प्रमुख जिला है चूरू। चूरू के अंदर एक स्थान आता है भालेरी गांव। तो ये भालेरी गांव के पास इस प्रकार के एग्जाम्पल अधिक हैं, और इसको गलती से कुछ एक बुक्स हैं जिसमें अपने पालेरी भी लिखा हुआ है, तो एग्जाम में गलती से पालेरी आ जाए तो भी अपने को ठीक ही मानना है, पालेरी या भालेरी। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक है, देखो ये आती रहती है, चाहे कोई ऑथेंटिक बुक हो उसमें माइनर से फैक्ट गलत होना, थोड़े बहुत शब्दों में गलतियां होना, ये सामान्य बातें होती हैं। तो ये वाला जो शेखावाटी वाला जो एरिया उसमें ये अधिक है। तो कोई ज्योग्राफिकल एरिया पूछे कि बरखान किस क्षेत्र में अधिक है, शेखावाटी। अब शेखावाटी जिलों के सारे ऑप्शन दे दिए आपको कि चूरू में अधिक है, सीकर में अधिक है, झुंझुनू में अधिक है, देन आंसर आएगा चूरू। तो जिले के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो चूरू, और चूरू में भी स्पेसिफिक एरिया इसका एक विशेष क्षेत्र है, भालेरी विलेज, भालेरी गांव। अब इसके अलावा कुछ प्रमुख एरिया और हैं इसके निकटतम, जैसे चूरू के निकटतम जिलों में बीकानेर। तो बीकानेर में माँ करणी का क्षेत्र जो है, तो करणी माता का क्षेत्र देशनोक, उस एरिया में ये पाए जाते हैं। या उसके अलावा श्री गंगानगर की ओर हम जाते हैं तो श्री गंगानगर में इसमें क्षेत्र आता है सूरतगढ़। तो ये सूरतगढ़ वाले एरिया में मिलते हैं। चूरू के निकटतम डिस्ट्रिक्ट है उसमें सीकर की तरफ। इसके अलावा जो नागौर का जो पार्ट है उसके कुछ डीडवाना कुचामन एरिया भी इसमें माना गया है। डीडवाना कुचामन ये क्षेत्र भी माना जाता है। जोधपुर की ओर अगर देखें तो जोधपुर में ओसिया का क्षेत्र माना जाता है। जोधपुर है ओसिया। और एक कुछ पार्ट में जैसलमेर में भी इनको माना जाता है, जो जनरली हम कहते हैं कि बालूका स्तूप मुक्त एरिया है, यानी हमादा का कुछ एरिया है, पोखरण मोहनगढ़ उसके आसपास भी कुछ ऐसे टीले देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि हमादा है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि पूरे में ही हमादा है, थोड़े बहुत एरिया में मिट्टी भी जमा होगी, ड्यून्स भी बनेंगे वहां। तो जैसलमेर में भी एक दो एरिया, पोखरण मोहनगढ़ जो बालूका स्तूप मुक्त में लेके चल रहे थे, उस एरिया को हम अर्धचंद्राकार में भी लेके चल सकते हैं आंशिक तौर पर। तो ऑनलाइन स्टूडेंट की सर इंटीग्रेटेड बैच जो ज्योग्राफी स्पेशल बैच है उसमें इसका टाइमिंग कितना रहता है, तो टाइमिंग किस टाइम रहता है, तो टाइमिंग आपका जो सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट वाला का तो मोस्टली इनकमिंग जो इवनिंग वाला जो टाइम पीरियड है उसी में रहेगा। और बाकी जो आपकी ये जो क्लास है ये भी लगभग 5 से और 7 बजे के बीच में रहती है मोस्टली, कई बार थोड़ी लेट हो तो आपकी 6 से और 8 के बीच में। और बाकी देखो जैसे जैसे दिन का टाइम मिलेगा तो अपन दिन में भी इसके टाइम पीरियड को बढ़ा लेंगे। कभी जब संडे हुआ तो संडे को 3 या 4 घंटे का सेशन अपन कर लेंगे इसमें, जब अपने को लगेगा कि पुराने वाली कुछ चीजें हैं वो रिवीजन कर लेते हैं। आज जब भी टाइम हुआ तो रिवीजन कर लेंगे एक बार। तो आगे कंटिन्यूस करें इसमें बरखान में। तो चलो कंटिन्यूस करते हैं आगे बरखान में। तो बरखान के बारे में कहा जाता है ये जो बरखान वाले बालूका स्तूप है ये मोस्टली यहाँ डेजर्ट के अंदर एक 20 से 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा होती है, उसमें कहा जाता है कि ये मुख्यतः उस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं जो 20-25 सेंटीमीटर, यानी मोस्टली इसमें 20 लिखा जाता है। 20 सेंटीमीटर का मीनिंग है 200 मिलीमीटर। वर्षा रेखा जो है उस वर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं। जैसे कुछ तो चूरू वाला पार्ट आ गया, फिर कुछ बीकानेर का पार्ट आ गया, फिर श्री गंगानगर सूरतगढ़, फिर जोधपुर का ओसिया का पार्ट, फिर जैसलमेर पोखरण मोहनगढ़। तो ऐसे कुछ जो एरिया है इसके बरखान के वो याद होने चाहिए। और एक दो बार ये फैक्ट एग्जाम में भी दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर, मेन ये 20 याद रखे, 20 या 200 मिलीमीटर के पश्चिम में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है इसमें।
तो ये वाला पार्ट अपना बालुका स्तूप में पहला जो प्रकार है बरखान, यानी बालुका स्तूपों के अंदर सबसे ज्यादा फेम है बरखान की, यानी खौफ है वैसे तो इस बालुका स्तूप का, क्योंकि हवाओं के कारण सबसे तेज गति से आगे की ओर बढ़ता है। तो मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक कौन सा बालुका स्तूप बढ़ाता है? बरखान। सर्वाधिक नुकसानदायक बालुका स्तूप जो मरुस्थलीकरण बढ़ाता है वो नुकसानदायक माना जाता है, तो वो बरखान। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कौन सा है? बरखान। शेखावाटी में सर्वाधिक कौन पाया जाता है? तो शेखावाटी में बरखान। तो ये 3-4 विशेषताएं हैं। और पवन जिस ओर से आती है उस ओर इसमें एक उभरा हुआ ढाल बनता है जिसको हम कहते हैं उत्तल ढाल, और इसका आगे वाला जो ढाल होता है यानी जिसको लीवोर्ड साइड कहा जाता है। तो पवन जिस ओर से आती है वो होती है विंडवोर्ड साइड, और उसके आगे वाली दिशा होती है लीवोर्ड साइड, पवन विमुख दिशा। पवन विमुख में इसमें अवतल ढाल बनता है। तो ये 3-4 कीवर्ड का इसमें याद रखना। अर्धचंद्राकार, उत्तल और अवतल ढाल वाला, सर्वाधिक गतिशील, और शेखावाटी में पाया जाता है अधिक। हालांकि शेखावाटी के अलावा आजकल दूसरे जिले वो भी पूछने लग गए, तो उनके स्थानों को भी थोड़ा सा रटके जाना, क्योंकि ये बालुका स्तूपों के जो स्थान या लोकेशन है ये 3-4 बालुका स्तूपों में ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा में नहीं है। तो कवर तो हम लगभग 8-9 बालुका स्तूप करेंगे, और प्रकार कहीं नहीं लिखा हुआ कि राजस्थान में बालुका स्तूप के 9 प्रकार पाए जाते हैं, 10 प्रकार पाए जाते हैं। तो इसका मीनिंग प्रकार कभी निश्चित नहीं होते। हालांकि इसमें एक जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, या ज्योग्राफर हैं मैकी, तो मैकी ने बालुका स्तूपों के बारे में बता रखा है, उन्होंने 9 प्रकार बताए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल 9 प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। तो प्रकार फिक्स नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम सारे कवर करेंगे जो लिखे हुए हैं। लेकिन एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये कितने प्रकार के हैं। बरखान के बाद में दूसरा जो सैंड ड्यून है, बरखान के बाद में दूसरा सैंड ड्यून है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अर्थात ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ का मीनिंग यह है कि जो अपने विंड्स आती है, पवन जो आती है, उस पवन के सामने कोई अवरोध आ जाए। अवरोध हो सकता है कोई वेजिटेशनल एरिया आ गया, यानी वनस्पति क्षेत्र आ गया, तो वनस्पति आ गई तो वो भी अवरोध है। हो सकता है कि कोई माउंटेन एरिया आ गया, माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्र आ गया, तो वो भी अवरोध है। अब जैसे विंड्स के राइट एंगल या समकोण पर ये अवरोध आ गया, तो ये विंड्स यहाँ टकराएगी और यहाँ ये मिट्टी जमा करेगी। तो इसका मीनिंग इस मिट्टी का जो जमाव है ये पवन की दिशा के समकोण पर होता है, इसके समकोण पे होता है, राइट एंगल पे होता है। तो ये राइट एंगल या समकोण वाला शब्द है, ये याद रखिएगा आप। जैसे बरखान का निर्माण जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में होता है, और यहां पे रहेगा जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समकोण पर होता है। तो ये समकोण या राइट एंगल शब्द है, ये कीवर्ड है। इसका मीनिंग है व्हेन द विंड्स डिपॉजिट ऑफ सॉइल एट द राइट एंगल ऑफ विंड डायरेक्शन। तो ये एट द राइट एंगल यानी जो समकोण पर है, ये शब्द आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी तो शब्द एज इट इज वही है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण होता है तो उससे समझ में आ गया ड्यून्स बन जाएगा अपना बालू का स्तूप। लेकिन वो जमाव कैसे होता है? तो जमाव अर्धचंद्राकार होता है तो बरखान होगा, और जमाव अगर समकोण पर होता है तो किस प्रकार का होगा? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। इंग्लिश में तो याद रखने का और इजी तरीका है कि जो विंड्स है और सामने जो अवरोध है, उन दोनों को, अवरोध को और विंड्स को आपस में यूं जोड़ दोगे तो कौन सी शेप बनेगी? ये लेटा हुआ टी बनेगा, इसको सीधा कर लेना आपने बस। तो ये टी वाला है ट्रांसवर्स, यानी इनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, या जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव समकोण पर होता है तो उससे बनने वाला बालू का स्तूप। तो पवन के समकोण पर अर्थात राइट एंगल, समकोण पर निर्मित बालू का स्तूप। फिर ये राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, उसमें आईजीएनपी के अंदर एक ब्रांच भी आती है आपकी, और एक भेड़ की नस्ल भी पाली जाती है पूगल। तो पूगल के निकट अधिक है। श्री गंगानगर में वही एरिया वापस रिपीट करते हैं जो बरखान में लिखा था।
श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए भी प्रसिद्ध है, श्री गंगानगर सूरतगढ़। श्री गंगानगर सूरतगढ़ के बाद में मुख्यतः कुछ क्षेत्र इसमें जैसे हनुमानगढ़ का पार्ट है, जैसे यहाँ पुगल बात कर रहे थे अपन, आईजीएनपी की एक ब्रांच है, वैसे सूरतगढ़ वाला हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है उसमें भी एक ब्रांच आती है रावतसर, तो उस एरिया में रावतसर, उसके आसपास भी इस प्रकार के बालू का स्तूप है। बाकी चूरू जो बरखान भी है और अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप भी है। तो ये बालू का स्तूप वैसे मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में अधिक होते हैं। जैसे हम बात करें बरखान अधिक कहाँ होते हैं, तो बरखान अपने अधिक होते हैं मुख्यतः शेखावाटी एरिया में, और अनुप्रस्थ होते हैं उसके टच में, चूरू के टच में, बीकानेर के अंदर। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट जयेश पाटीदार सर, बुक में नई आर्थिक समीक्षा के जो डेटा हैं वो हमको आर्थिक समीक्षा के लिए अलग से लेने चाहिए। देखो बुक को ज्यादातर इस तरीके से बनाया गया कि जिसमें जो इस प्रकार के जो डेटाज हैं जो थोड़े से कम टाइम के बाद चेंज होने वाले हैं, जैसे आर्थिक समीक्षा की डेटा है वो बहुत ज्यादा है, डायनेमिक डेटाज हैं, तो वो आप अगर सेपरेट पढ़ोगे फैक्ट के रूप में, आप अपने वो 15-20 पेज अलग बना लोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैक्ट वाले पेजेस आपको ध्यान है, जब भी फैक्ट आपको पढ़ने हो तो उठा के पढ़ लिया आपने। तो आर्थिक समीक्षा का कंप्लीट पार्ट अपन इसमें बुक में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आपका इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि बाद में डेटा जिसमें अनावश्यक बहुत ज्यादा डाल दिए तो स्टूडेंट को ये लगेगा कि डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बुक में, और बुक से ज्यादा बेटर हम इसको ये कहेंगे ज्योग्राफी नोट्स। हालांकि बुक आप एक कंपाइल पार्ट होता है, उसको जनरली हम बुक ही कह देते हैं, नोट्स का एक संग्रहित जो भाग होता है उसको जनरली बुक कह देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बुक से भी ज्यादा एक नोट्स हैं आपके, और नोट्स वो पार्ट होता है जो बुक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी जो कई बुक्स हैं उन कई बुक्स का एक मिश्रण और उनका एक संकलन किया गया है इसके अंदर, तो वो मिश्रण और संकलन वाला जो पार्ट है वो आपके जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं, या जिसको आपकी, या यूं कहें सामान्य भाषा में जो बुक, तो उस बुक में इकोनॉमिक सर्वे के कंप्लीट पार्ट काउंट नहीं है, क्योंकि मुश्किल है उसमें काउंट करना भी मुश्किल है कि हम उसको सारी चीजें उसी इकोनॉमिक सर्वे के 100 पेज भी उसी के अंदर डाल दें, तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट थोड़ा सा आप अलग से देख लेना। तो आज हम जो 2 बालू का स्तूप हैं केवल वो कंप्लीट करेंगे, बरखान और अनुप्रस्थ। और जैसा कि लास्ट वाली क्लास में आपसे बात हुई थी कि लास्ट वाले जो 4-5 मिनट होंगे वो आप लोगों के कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलो आप अपनी जो समस्याएं हैं, जो भी बात आप करना चाहते हैं, कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। वीर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर नॉर्थ वेस्ट जो डेजर्ट है वो वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान के परसेंटेज एरिया में थोड़ा सा डाउट है। तो देखो जैसे जनरली हम ये कहें कि विश्व में जितना भी थार है वो 100% थार है, तो हमें भी पता है जो यूनिट है वो अपने आप में 100% यूनिट है। तो उस 100% यूनिट का एरिया कहाँ पे है, तो पहला आंसर तो अपना यह रहेगा कि मुख्य हिस्सा तो इंडिया के पास है 85%, कि भारत के पास 85% थार है, और बचा हुआ जो थार है वो पाकिस्तान के पास है 15%। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गया कि थार का कितना हिस्सा भारत में है, तो आंसर आएगा 85% भारत में। फिर दूसरा पार्ट है कि भारत के पास जितना भी थार है उसको एक बार के लिए हम ये मान लें कि वो भारत का 100% है, तो सही बात है, भारत के पास जितना भी है वो भारत का 100% है। अब भारत का जो 100% है वो किस किस के पास है, तो वो भारत के 4 राज्यों के पास है, जिसमें एक राजस्थान है 62%,
और बाकी जो स्टेट है 62 के बाद में बचे हुए राज्यों के पास 38%, जिसमें गुजरात का पार्ट भी है, उसमें हरियाणा का पार्ट भी है और उसमें पंजाब का पार्ट भी है। यानी अपने राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों में मरुस्थल राजस्थान के उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ और वेस्ट में। तो उत्तर पश्चिम में तो आगे डेजर्ट आगे कहां बढ़ सकता है, पंजाब की ओर, तो इस साइड में भी है आंशिक। नॉर्थ ईस्ट की ओर तो यहाँ पे हरियाणा है। बाकी डेजर्ट आगे यूपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में अरावली आ जाती है। तो यूपी में, जिनको इंग्लिश में लिखते हैं ना टाइटल में स्टेट को ज्यादातर, यूपी और एमपी, तो इन दोनों इंग्लिश वालों के पास नहीं है। फिर नीचे की तरफ आते हैं राजस्थान के साउथ वेस्ट की तरफ, तो ये हिस्सा कच्छ वाला जो गुजरात वाला पार्ट, तो ये भी इसी डेजर्ट का ही पार्ट। तो बड़ा हिस्सा तो है राजस्थान के पास, फिर गुजरात, हरियाणा और पंजाब। तो इसका मीनिंग हुआ कि भारत का जो 100%, यानी भारत के अंदर जो थार है, उसमें राजस्थान के पास कितना है, 62%। फिर हम ये कहें कि राजस्थान 100% एरिया है, तो बिल्कुल राजस्थान जितना भी है वो राजस्थान अपने आप में 100% है। तो राजस्थान के 100% में 4 पार्ट है, डेजर्ट है, अरावली है, मैदान है और हाड़ौती है। तो उन चारों में से पूछा जाए कि राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में डेजर्ट कितना है, तो हमारा आंसर होता है 61.11। तो वो राजस्थान के एरिया के अकॉर्डिंग। तो 3 क्वेश्चन हो गए। विश्व के कुल थार में भारत के पास कितना है, 85। फिर दूसरा क्वेश्चन, भारत के थार में से राजस्थान के पास कितना है, तो आंसर रहेगा 62। फिर पूछा जाए राजस्थान के टोटल एरिया में से मरुस्थल कितना है, तब आंसर रहेगा 61.11। क्या डाउट क्लियर हुआ? प्लीज कमेंट कर दीजिए आप लोग। चाय ग्रीन कैसी है? अच्छा, ग्रीन कैसे है? ग्रीन टी है। ये क्या है, जब कांच का गिलास और पीछे जो ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई देता है, तो उसका जो ग्रीन कलर का जो रिफ्लेक्शन आता है, इस कारण ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। और शर्ट भी आज मैंने ग्रीन ही पहन रखा है। तो चलो, मुझे लगता है कि डाउट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी जो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, यानी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के हैं, यानी इंटीग्रेटेड बैच वाले जो राजस्थान ज्योग्राफी वाले हैं, उनका सेशन कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट वालों का थोड़ी देर में हम क्लास शेड्यूल करके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।